प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबका स्वागत है समृद्धि सरल साइंस समाधान की इस कक्षा में, जिसमें आज हम कक्षा 8 के विज्ञान के अध्याय कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं के अंतर्गत उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। लेकिन प्रश्नों की तरफ चलने से पहले हम एक बार जान लेते हैं कि प्राकृतिक परिघटनाएं होती क्या हैं। प्यारे बच्चों, ये वो घटनाएं हैं जो प्रकृति में स्वतः ही उत्पन्न होती रहती हैं और ये भी प्रकृति की ही कुछ प्रक्रियाओं का परिणाम होती हैं। इनके अंतर्गत जो परिघटनाएं आती हैं वो हो सकती हैं भूकंप, तड़ित, सुनामी तथा तूफान और चक्रवात। अगर हम तड़ित की बात करें तो ये विपरीत आवेश के बादलों के आपस में टकराने और उनमें आवेश के विसर्जन के कारण उत्पन्न होती है। अगर बात करें भूकंप की तो ये पृथ्वी की प्लेटों के आपस में रगड़ने या टकराने के कारण उत्पन्न होता है। अगर वो धीरे से एक दूसरे के साथ रगड़ खाकर गुजर जाती हैं तो कम गति का भूकंप उत्पन्न होता है और अगर उनकी टक्कर आमने सामने होती है तो तीव्र गति का भूकंप उत्पन्न होता है। अगर हम बात करें सुनामी की तो सुनामी भी एक प्रकार का भूकंप है, लेकिन उसका जो केंद्र होता है वो किसी सागर, समुद्र या महासागर के नीचे होता है। अब हम अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि घर्षण क्या है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के साथ रगड़ खाती हैं तो उनके बीच एक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम अपने पहले ऑप्शन को देखें, प्लास्टिक का पैमाना, तो इसे हम आवेशित कर सकते हैं क्योंकि ये कुचालक है। दूसरा हमारा ऑप्शन है तांबे की छड़। तो प्यारे बच्चों, आप सब अच्छे से जानते हैं कि जो तांबा है वो सुचालक होता है और हम सुचालक वस्तुओं को घर्षण के द्वारा आवेशित नहीं कर सकते। हमारा तीसरा जो ऑप्शन है वो है फूला हुआ गुब्बारा। तो आप जानते हैं कि गुब्बारा भी रबड़ का बना होता है और रबड़ भी कुचालक है, इसलिए हम इसे भी आसानी से आवेशित कर सकते हैं। और हमारा चौथा ऑप्शन है ऊनी वस्त्र। और आप सब जानते हैं कि ऊन भी कुचालक होती है। हमने ये भी पढ़ा था कि ऊन के बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके बीच में वायु भरी होती है और वायु कुचालक होती है। इस वजह से जो ऊनी वस्त्र है वो भी कुचालक हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है तांबे की छड़। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये उत्तर क्यों है तांबे की छड़ ये समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ तथा कपड़ा दोनों धनावेश अर्जित कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक बार आप ध्यान से समझें कि कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को जब हम एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं तो दोनों ही धनावेश अर्जित नहीं कर सकते, अ, क्योंकि दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। कांच और रेशम के बीच में अलग अलग तरह का आवेश उत्पन्न होगा। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा कि छड़ तथा कपड़ा अलग अलग आवेश अर्जित करेंगे। कांच की छड़ पर धन आवेश आ जाएगा और जो रेशम का कपड़ा है उस पर ऋण आवेश आ जाएगा। अगला है छड़ तथा कपड़ा दोनों ही धनावेशित हो जाते हैं तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ये हमारा सही उत्तर है। तीसरा,
छड़ तथा कपड़ा दोनों ऋणावेश अर्जित कर लेते हैं। जैसा कि हमने कै भाग में डिस्कस करा था कि दोनों पर एक जैसा आवेश नहीं आ सकता, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अगला है हमारा घ कि छड़ तथा कपड़ा दोनों ऋण आवेशित हो जाते हैं। सॉरी, कि छड़ ऋण आवेशित हो जाती है तथा कपड़ा धन आवेशित हो जाता है। तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं है, क्योंकि जो छड़ है वो धन आवेशित होती है और जो कपड़ा है वो ऋण आवेशित हो जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका उत्तर समझ में आया होगा, और इसका जो सही आंसर है वो हमने यहाँ लिख दिया है ताकि आप इसे नोट कर पाएं। यानी कि जो कांच की छड़ है वो धन आवेशित हो जाती है तथा जो रेशम का कपड़ा है वो ऋण आवेशित हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों के सामने टी, टी माने ट्रू, तथा गलत के सामने एफ, एफ यानी फॉल्स लिखिए। तो हमारा जो कै भाग है वो है सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सजातीय माने एक जैसे आवेश, यानी या तो धन और धनावेश या तो फिर ऋण और ऋणावेश, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। तो प्यारे बच्चों, आप पाठ के दौरान पढ़ चुके हैं कि जो एक जैसे आवेश होते हैं, यानी जो समान आवेश होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जो सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन गलत है, इसके सामने हम फॉल्स लिखेंगे। हमारा दूसरा भाग है आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक की स्ट्रो को आकर्षित करती है। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछले प्रश्न में भी पढ़ा था कि यदि दो अलग अलग पदार्थों की वस्तुएं आवेशित हैं तो उन पे अलग अलग तरह का आवेश उत्पन्न होता है, और अलग अलग आवेश यानी विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक हमारी कांच की छड़ है और दूसरी हमारी प्लास्टिक की स्ट्रो है। तो इनके ऊपर अलग अलग आवेश है, इसलिए वो एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगी, यानी हमारा ये ऑप्शन ट्रू यानी सत्य है। तो इसके आगे हम टी लिखेंगे। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता। ये भी फॉल्स है, क्योंकि हम तड़ित चालक को लगाते ही भवन की सुरक्षा के लिए हैं, ताकि इसमें से होकर आवेश पृथ्वी में चला जाए। तो ये हमारा फॉल्स है। अगला है हमारा भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ये भी गलत है, क्योंकि हम भूकंप की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। हम भूकंप को रिक्टर स्केल पर माप सकते हैं, हम भूकंप से बचने के कुछ उपाय कर सकते हैं, लेकिन हम भूकंप की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। तो और सामने स्क्रीन पर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर नजर आ रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न है, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि क्यों सुनाई देती है, व्याख्या कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये आप सबका अनुभव होगा कि सर्दियों के दिनों में जब हम स्वेटर उतारते हैं तो उस समय हमें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि एग्जैक्टली चट चट का साउंड होता है। और हम ये अनुभव करते हैं कि रात के समय अगर उस समय कमरे में अंधेरा है तो हमें छोटी छोटी चिंगारियां भी दिखाई देती हैं। तो आपसे जो पूछा जा रहा है वो इसका कारण है, क्योंकि हमने पाठ में ये पढ़ा था कि जब भी हम स्वेटर उतारते हैं तो वो हमारी त्वचा के साथ रगड़ खाता है, और रगड़ खाने से दोनों के बीच में घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, घर्षण उत्पन्न हो जाता है, और इस घर्षण के कारण, इस रगड़ के कारण आवेश उत्पन्न हो जाता है। और जब हम स्वेटर
उतार रहे हैं, तो उस समय इस आवेश का विसर्जन हो जाता है, और आवेश का जो विसर्जन होता है उसमें ध्वनि भी उत्पन्न होती है और चमक भी उत्पन्न होती है। तो ये जो चट चट की ध्वनि है, ये वास्तव में आवेश का विसर्जन है। और अगर हम इसे अंधेरे कमरे में देख रहे हैं तो वो जो चिंगारियां हमें नजर आती हैं वो भी आवेश के विसर्जन के कारण पैदा हुई चमक है। ये सेम प्रक्रिया हम न केवल स्वेटर के साथ अनुभव कर सकते हैं, बल्कि सर्दियों में हम ऊनी कंबल के साथ भी इसे महसूस कर सकते हैं। और इसका रिटन उत्तर सामने स्क्रीन पर है, जिसे एक बार मैं फिर से आपके लिए पढ़ देती हूँ कि आमतौर पर स्वेटर ऊन से बना होता है और अन्य आंतरिक कपड़े जैसे कि कमीज कपास और संश्लेषित तंतु से बने होते हैं। इनमें रगड़ स्थिर आवेश स्वेटर पर संचित हो जाता है। स्वेटर उतारते समय स्वेटर और शरीर के बीच एक विद्युत विसर्जन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चट चट की ध्वनि सुनाई देती है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है। व्याख्या कीजिए। प्यारे बच्चों, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो सुचालक है और इसमें से होकर आवेश गुजर जाते हैं, यानी आवेश ट्रांसफर हो सकते हैं। तो जब भी हम किसी आवेशित वस्तु को अपने हाथ से छू देते हैं तो उस वस्तु का आवेश हमारे शरीर में आ जाता है और हमारे शरीर में से होकर ये पृथ्वी में चला जाता है। इसलिए वो जो वस्तु है वो अपना आवेश खो देती है। और आवेश का किसी भी चालक वस्तु से होकर पृथ्वी में चले जाना भूसंपर्कण कहलाता है। ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन हमें केवल इतना ही आंसर देना है कि जब भी हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वो अपना आवेश खो देती है। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, सामने स्क्रीन पर आपको ये आंसर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसे आप ठीक प्रकार से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि हम इसे एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो मैं नहीं समझती कि मुझे दोबारा इसके बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत है। और इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 6। उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। इस पैमाने पर किसी भूकंप की माप 3 है। क्या इसे भूकंप लेखी सिस्मोग्राफी, एक्चुअली यहाँ पर शब्द होना चाहिए था सिस्मोग्राफ, लेकिन जब हम उसे रिकॉर्ड करते हैं सिस्मोग्राफ पर तो उस प्रोसेस को हम सिस्मोग्राफी कहते हैं। तो क्या इसे भूकंप लेखी यानी सिस्मोग्राफी से रिकॉर्ड किया जा सकेगा? क्या इससे अधिक हानि होगी? इस प्रश्न के 3 भाग हैं, हम एक-एक करके इसको आंसर करेंगे। पहला भाग है, उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। देखो बच्चों, इस प्रश्न में ही आपको नज़र आ रहा है सिस्मोग्राफी एक शब्द। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। और बुक में ये लिखा होता है रिक्टर स्केल। तो उस पैमाने का नाम है सिस्मोग्राफ जिस पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। इस पैमाने पर अगर भूकंप की नाप 3 है तो इसे हम इस पर आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं।
अगला इसका भाग है, क्या इससे अधिक हानि होगी? नहीं, इससे कोई विशेष हानि नहीं होगी। यदि इसकी जो रीडिंग है 7 या उससे ऊपर है तो ही हानि होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा और इसका रिटर्न उत्तर अब आपके स्क्रीन पर है। भूकंप लेखी यानी जो सिस्मोग्राफ है, उससे रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को हम सिस्मोग्राफी कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तड़ित से सुरक्षा के 3 उपाय सुझाइए। तो तड़ित हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब बादल आसमान में एक दूसरे से टकराते हैं, विपरीत आवेश के बादल अगर एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो उनके अंदर आवेशों का विसर्जन हो जाता है, और इस आवेश की विसर्जन प्रक्रिया के दौरान वहां पर एक चमक और एक गरज उत्पन्न होती है। तो ये जो चमक उत्पन्न होती है इसे हम तड़ित कहते हैं। तो इससे सुरक्षा के उपाय हो सकते हैं कि अगर हम घर के अंदर हैं तो हमें बिजली के उपकरणों को ऑन या ऑफ नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर हमारे घर में पुराने ज़माने वाले टेलीफोन हैं जिनके साथ तार का उपयोग होता था, वायर वाले जो फ़ोन्स हैं, जो टेलीफोन्स हैं, हमें उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरा, इस दौरान हमें गीज़र का उपयोग करके स्नान नहीं करना चाहिए। और अगर हम घर से बाहर हैं तो हमें किसी बड़े पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए। अगर हम गाड़ी या बस में हैं तो हमें उससे बाहर आ जाना चाहिए और अपना सिर घुटनों में देकर हमें खुले मैदान में बैठ जाना चाहिए। तो इसका रिटर्न उत्तर आपके सामने है। तड़ित के दौरान सुरक्षा उपाय: खुली जगह खतरनाक हो सकती है, कोई मकान या भवन सुरक्षित स्थान है। दूसरा, गरज सुनने के बाद तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए और हमें अंदर ही प्रतीक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। व्याख्या कीजिए। छोटी सी बात है, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि यदि 2 गुब्बारे हैं और दोनों को हमने आवेशित कर लिया एक ही वस्तु से रगड़कर, मान लीजिए दोनों को हमने किसी ऊनी कपड़े से रगड़ लिया, तो हम इन दोनों गुब्बारों को जब एक दूसरे के पास लाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी दोनों ही एक दूसरे को परे धकेल देंगे। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये समान आवेश के कारण हो रहा है, क्योंकि दोनों के ऊपर समान आवेश है, इसलिए वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। अब अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंज ले आए, थोड़ा सा बदलाव ले आए कि एक तो हम इसमें से आवेशित गुब्बारा अपने पास रख लें, दूसरा हम एक गुब्बारा लें, उसे फुला लें, लेकिन उसको किसी भी वस्तु के साथ हमें रगड़ना नहीं है, यानी हमें उसे आवेशित नहीं करना है। देखो बच्चों, जब तक हम वस्तुओं को रगड़ते नहीं हैं, यानी उनके बीच में जब तक घर्षण होता नहीं है, तब तक उन पर आवेश पैदा होता ही नहीं है। तो यदि हम इस दूसरे गुब्बारे को फुलाने के बाद किसी वस्तु से रगड़ेंगे नहीं, किसी दूसरे ऊनी या सिल्क के कपड़े से रगड़ेंगे नहीं, तो वो आवेशित नहीं होगा। इस स्थिति में हमारे पास 2 गुब्बारे हैं, एक आवेशित है और एक अनावेशित है, यानी उसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे। आई होप आप इसे समझ गए होंगे और इसका रिटर्न उत्तर आपके सामने है। 2 आवेशित गुब्बारे सतहों पर समान आवेशित होते हैं। चूंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है।
और अगला भाग है आवेशित और अनावेशित एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं, इसलिए एक आवेशित किया गया गुब्बारा अनावेशित को आकर्षित करता है। अब हमारे सामने है 9th क्वेश्चन। जो कि है चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है। प्यारे बच्चों, चैप्टर के दौरान हमने पढ़ा था कि हम एक विद्युतदर्शी बनाते हैं। आपको याद आए विद्युतदर्शी क्या होता है? हम एक कांच की बॉटल लेते हैं, उस कांच की बॉटल के ऊपर हम एक मोटा सा गत्ता या एक कॉर्क फिट कर देते हैं और उसमें एक छिद्र करके एक तार को हुक की फॉर्म में करके इसके अंदर डाल देते हैं और ऊपर वाले हिस्से को हम एक धातु की पत्ती की सहायता से फिक्स कर देते हैं ताकि ये तार हिले नहीं। और जो हमने हुक बनाया है तार के उस हिस्से में जो कि इस बॉटल के अंदर है, जो कि इस जार के अंदर है। अब देखो बच्चों, अगर हमारे पास कांच की बॉटल नहीं है या कोई जार नहीं है तो हम एक ग्लास का उपयोग भी कर सकते हैं, कांच के ग्लास का। अब हमने ये जो हुक बनाया है इसके ऊपर हम एक एल्यूमिनियम फॉइल की छोटी सी स्ट्रिप काटेंगे और उसको वी शेप में बनाकर इसके ऊपर लटका देंगे। फिर हम एक रिफिल लेंगे और उसको हम एक ऊनी वस्त्र के साथ रगड़कर आवेशित कर लेंगे और जब हम इसको धातु की चकती यानी ऊपर वाले सिरे के पास ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम फॉइल की दोनों पत्तियां, दोनों पत्र खुल जाते हैं। तो बच्चों, ये हमारा विद्युतदर्शी था। इसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु में आवेश का पता लगा सकते हैं और इसका चित्र भी आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और अब हमारे सामने अगला प्रश्न स्क्रीन पर, भारत के उन 3 राज्यों की सूची बनाइए जहां भूकंप भूकंपों के झटके अधिक संभावित हैं। देखो बच्चों, वैसे तो भूकंप कहीं भी आ सकता है और किसी भी समय आ सकता है, फिर भी जो भौगोलिक परिस्थितियां होती है उसके आधार पर जो हमारे देश में 3 जगहें सबसे ज़्यादा सूची में डाली गई हैं वो हैं गुजरात, राजस्थान और हिमाचल। यहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा खतरे वाले क्षेत्र कश्मीर, पश्चिम और मध्य हिमालय, पूरे उत्तर पूर्व कच्छ के रण, राजस्थान और भारत में जो गंगा के मैदान हैं वो सभी इस क्षेत्र में आते हैं। दक्षिण भारत के कुछ इलाके भी इस संभावित क्षेत्र में हैं। तो इसमें समझाने जैसा कुछ था नहीं, केवल हमें उन स्थानों के नाम ही बताने थे जो कि इस सूची में हैं जहां भूकंप आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो इसका रिटर्न उत्तर आपके सामने है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप ये 3 नाम ज़रूर याद रख लें कि गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश इस सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर जो कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। मान लीजिए आप घर से बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं। आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतेंगे? ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को कि उसने एक स्थिति दी है कि आप अपने घर से बाहर हैं, यानी हमारे पास बचाव के जो तरीके हैं वो थोड़े से लिमिटेड हो गए हैं क्योंकि हमें बाहर के हिसाब से अपना बचाव करना है। तो सबसे पहले तो कि हम किसी बड़ी बिल्डिंग के पास नहीं जाएंगे, किसी बड़े वृक्ष के नीचे खड़े नहीं होंगे और खुले में भी अगर खड़े हैं तो हमें ऊपर ध्यान से देखना है कि हमारे ऊपर से जो इलेक्ट्रिसिटी लाइंस हैं यानी जो विद्युत की लाइंस हैं यानी जो विद्युत की तारें हैं वो
हमारे ऊपर से नहीं जा रही हों और हमें कोशिश करना है कि हम धरती पर खुले में लेट जाएं। ऐसे में ये भी ध्यान रखना है कि हमारे आसपास कोई खंबा भी नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी भवन, कोई भी पेड़, विद्युत की लाइनें, विद्युत के खंभे, हमें इन सब से दूर होकर ही खुले में खड़े रहना है। दूसरा, अगर किसी कार या बस में हैं तो हम उनके दरवाजे बंद रखेंगे और उनसे बाहर नहीं आएंगे, और ड्राइवर को कह के या हम खुद ड्राइव कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि उन्हें भी हम सड़क के बजाय किसी खुले क्षेत्र में ले जाएं और वहीं पर इंतज़ार करें। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और सेम बातें जो मैंने बोली हैं वो लिख करके आपके सामने रख दी गई हैं। आप इसे सावधानी पूर्वक अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और एक बार फिर से नोट करते करते मेरे साथ बोलेंगे कि मैं भवन, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजूंगा एवं धरती पर लेट जाऊंगा। दूसरा है, यदि मैं किसी कार अथवा बस में हूं तो बाहर नहीं निकलूंगा। ड्राइवर से कहूंगा कि धीरे धीरे वो किसी खुले स्थान पर पहुंचे, और अगर मैं खुद भी ड्राइव कर रहा हूं तो मैं अपनी कार को बिल्कुल एक खुले मैदान में ले जा करके खड़ा कर दूंगा और अपने दरवाजों को नहीं खोलूंगा। अगला क्वेश्चन जो कि 12वां है, हमारे स्क्रीन पर है, वो है, मौसम विभाग यह भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन तड़ित झंझा की संभावना है, और मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना है। क्या आप छतरी लेकर जाएंगे? व्याख्या कीजिए। नहीं बच्चों, ये एक बहुत ही बुरा आइडिया होगा या एक गलत सोच होगी कि तड़ित झंझा के समय हम अपनी छतरी लेकर बाहर जाएं, क्योंकि छतरी के ऊपर जो उसका ऊपरी हिस्सा होता है उसमें जो मेटल रोड होती है, धातु की छड़ होती है, वो नुकीली होती है और वो तड़ित को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। तो उस दिन हम अपनी छतरी लेकर के नहीं जाएंगे, और अगर हम छाता लेकर के जाते हैं तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उसकी जो छड़ी है या उसके ऊपर जो रोड है वो किसी प्लास्टिक या फाइबर की बनी हो जो अपनी तरफ तड़ित को आकर्षित ना करे। क्योंकि अ, हमने चैप्टर के दौरान पढ़ा था कि हम जो भवनों के ऊपर तड़ित को आकर्षित करने के लिए तड़ित चालक लगाते हैं, वो इसी प्रकार से कार्य करता है। तो ये एक बिल्कुल अच्छा विचार नहीं है कि हम तड़ित झंझा के दिन छाता लेकर के बाहर जाएं। इसका रिटर्न और इसका रिटर्न उत्तर जो हमने अभी अभी डिस्कस किया वो आपके सामने स्क्रीन पर है। आप इसे फटाफट से नोट कर लीजिए, और उसके बाद आपके लिए एक सरप्राइज, कुछ सीखें। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको प्रॉमिस कर चुकी हूँ कि अपने हर वीडियो में आपके लिए हम कुछ ऐसे शब्द लाएंगे या ऐसे वाक्य लाएंगे जिसको हम आपके साथ इंग्लिश में पढ़ेंगे और सीखेंगे, ताकि आपकी वोकेबलरी और आपकी लैंग्वेज दोनों ही बढ़ जाएं, इम्प्रूव हो जाएं। तो इसी प्रयास के लिए अगले हमारे पास दो दो वाक्य हैं जो हमने पहले हिंदी में और फिर इंग्लिश में आपके लिए ट्रांसलेट किए हैं। पहला है, मानव शरीर विद्युत का सुचालक है। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं या प्रोनाउंस करते हैं या पढ़ते हैं तो हम बोलेंगे, ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु से होकर आवेश पृथ्वी में चला जाता है तो इसे भू संपर्कण कहते हैं। ध्यान से मेरे साथ बोलते बोलते आप लिखिएगा, when the charges get transferred
from body to earth. This process is called अर्थिंग. आई होप आप लिख चुके होंगे और बढ़ते हैं अगले 2 सेंटेंसेस की ओर. वह यंत्र जो भूकंप को नापता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं. आप फटाफट से लिखिए. द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ. और मैं इसे फटाफट से पढ़ देती हूँ कि हम इसे पूरा प्रोनाउंस कैसे करेंगे. द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस. यदि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7 या उससे अधिक है तो वह विनाशकारी हो सकता है. If the magnitude of earthquake is more than 7, then it is destructive. I hope आपने लिख लिया होगा. और अगर मैं इसको आपके लिए प्रोनाउंस करूं तो मैं बोलूंगी if the magnitude of earthquake is more than 7, then it is destructive. तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का जो एक प्रयास था आपके सेशन को और बेहतर बनाने के लिए. और मैं उम्मीद करती हूँ कि एक्चुअली आपको हेल्प करेगा और आप इसको हेल्पफुल पाते हैं, आपको ये अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी ज़रूर दीजिए ताकि हम और बेहतर आपके लिए कर सकें. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.